हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना समय गवाए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 32 में 50 क्वेश्चंस इस सेशन के कंप्लीट किए हैं और 51 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ये बिना समय गवाए अपना सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है पुटीन तथा मोम का, लकड़ी के बुरादे का, फेविकोल का या लाख का। तो यहाँ पर फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए पुटीन तथा मोम का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं तो वो यह है कि सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। कहीं कहीं पर आपको सफाई के लिए उचित साधन ये भी, लेकिन इसका ये आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। और आयोग ने भी इसी को सही माना है, सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। ठीक है, 52 का ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए या तीनों के लिए। तो यहाँ पर घर की सफाई का जो महत्व है तीनों के लिए ही सही है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है 10 से 50, 100 से 500, 50 से 100 या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार में जो मादा मच्छर अंडे देती है वो 100 से 500 देती है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर मच्छर की अगर हम लोग बात करें या मक्खियों की, तो यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग भी पूछी जा सकती है। जैसे कि रेशम की प्रोसेसिंग है कि रेशम हमें किससे प्राप्त होता है। तो रेशम जो हमें प्राप्त होता है वो कीड़े से प्राप्त होता है। और कहीं कहीं पर प्यूपा अवस्था में भी हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो रेशम का जैसे अलप, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, इसी तरीके से ये जो मादा मच्छर होते हैं इनका भी एक प्रोसेसिंग होता है। मच्छरों की भी और मक्खियों की भी एक प्रक्रिया होती है यानी कि प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले जो बनता है वो आपका अंडा बनता है। अंडे से क्या होता है, अंडा 8 से 20 घंटे की इसकी जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है अंडे का। अंडे से फिर आपका लार्वा बनता है और लार्वे से फिर आपका प्यूपा बनता है। लार्वे से जो प्यूपा बनता है वो 4 से 6 दिन होता है और प्यूपा से फिर आपका वयस्क बनता है यानी कि मच्छर बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग होती है मच्छर व मक्खियों की, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। ठीक है, तो आपसे पूछी जा सकती है कि प्यूपा से वयस्क बनने में मक्खी या मच्छर को कितना समय लगता है। तो वो लगता है 6 से 8। ये कोई मैं फालतू नहीं बता रही हूँ, ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। यूपी पीजीटी में पूछा गया है कि प्यूपा से वयस्क बनने में यानी कि मक्खी बनने में कितना समय लगता है या मच्छर बनने में कितना समय लगता है। तो 6 से 8 दिन लगता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क। अंडे से लार्वा की जो प्रोसेसिंग होती है वो 8 से 20 घंटे होती है और लार्वा से जो प्यूपा की प्रोसेसिंग होती है वो 4 से 6 दिन होती है। और प्यूपा से जब वयस्क बनता है तो वो आपकी 6 से 8 दिन होती है। यानी कि एक मच्छर को अंडे से मच्छर बनने में मात्र 8 दिन का समय लगता है और मक्खी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर यहाँ पर अंडे के बारे में पूछ रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक मच्छर, अंडे से मच्छर बनने में कितना समय लगता है। तो 8 दिन लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई का। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व जो है वो दैनिक ही सफाई का है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसे भी याद रखनी है। दैनिक सफाई क्या होती है, जैसे कि आपको झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये आपकी दैनिक सफाई है। या छोटे मोटे चीज़ें जो आपकी पड़ी इधर आधर पड़ी रहती है उनको व्यवस्थित करना, ये भी आपकी दैनिक सफाई में आता है।
साप्ताहिक सफाई में क्या आता है आपका? साप्ताहिक सफाई में जैसे कि बेड की बेडशीट धुलना, कहीं कहीं पर तीसरे दिन चौथे दिन भी धुला जाता है, कहीं कहीं पर रोज भी धुली जाती है ना। तो लेकिन ये जो बेडशीट धुलना है, चादर धुलना है, ये सब आपका साप्ताहिक सफाई में आता है। मासिक सफाई क्या होती है? मासिक सफाई होती है कि जैसे एक स्त्री जॉब करती है और वो अपने घर का पालन भी कर रही है, तो उसे इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो डेली कुछ ना कुछ सफाई कर पाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो जॉब के साथ साथ अपने घर को साफ सफाई रख पाते हैं। तो मासिक सफाई में क्या होता है कि उन लोगों को 2 दिन या 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो उसे वो जो अपने घर में कूड़ा करकट इधर आधर का सामान होता है वो साफ कर लेते हैं। ठीक है। वार्षिक सफाई होती है आपकी, जैसे होली, दीपावली, उसमें हम लोग सफाई करते हैं, तो ये सफाई आपकी वार्षिक सफाई में आता है। और एक सफाई होती है समय सायिक सफाई, सामायिक सफाई भी उसको बोला जाता है। तो सामायिक सफाई क्या होती है? जैसे शादियों में सफाई की जाती है, शादियों में आपने देखा होगा पुताई वगैरह अपने घर पर कराते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सामायिक यानी कि उस चीज़ का समय आ चुका होता है तभी वो चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है। घर पे पुताई कराना या घर को फूलों से डेकोरेट कराना, उसको सामायिक सफाई बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। सफाई के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मासिक सफाई में क्या आता है, साप्ताहिक में क्या आता है, वार्षिक में क्या आता है और दैनिक में क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैडम बहुत ज़्यादा समय आपका ले रही हैं? नेक्स्ट है व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपका? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, ग्रहण की योग्यता एवं कुशलता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर व्यय को प्रभावित करने वाला कारक जो है आपका उपयुक्त सभी है, यानी कि डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु या राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो यहाँ पर भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि का जो संचित आपने यानी कि स्टोरेज करके धनराशि रखा हुआ है, वो आपका आकस्मिक संकट में काम आता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। गिफ्ट चेक की न्यूनतम यानी कम से कम धनराशि जो होती है वो 11 रुपये होती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? तो डाकघर में आवर्ती जमा खाता आपका 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि खातों के कितने प्रकार होते हैं? तो खातों के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के खाते आपके पाए जाते हैं। ठीक है। आवर्ती जमा खाता और बचत खाता, चालू खाता, सा एक सावर्ती है, सावर्ती अवधि जमा खाता। 5 प्रकार के खाते आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बचत का प्रमुख प्रायोजन है भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत मनुष्य किसके लिए करता है? बचत करता है भविष्य की आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट है बैंक एक संस्था है। तो बैंक कैसी संस्था है? व्यावसायिक है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक आपकी व्यावसायिक संस्था है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। बचत का सही विनियोग क्या होता है? ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना या फिर बचत खाते में जमा करना। तो बचत का सही विनियोग होता है बचत पत्र खरीदना। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 62 का। निधन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है, अधिक होता है, समान होता है या कम होता है? इनमें से कोई नहीं। तो धनी वर्ग का जो भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है वो कम होता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, डी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अच्छा बजट होता है आय का बजट, घाटे का बजट
या फिर बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं। सबसे अच्छा जो बजट माना गया है आपका बचत का बजट माना गया है। और बजट आपका कितने प्रकार का होता है, तो बजट आपका 3 प्रकार का होता है, घाटे का बजट, बचत का बजट और आपका संतुलित बजट। ठीक है, 3 प्रकार का बजट होता है। एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि तीनों बजट दे देगा, घाटे का, बचत का और संतुलित का, और एक अदर ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बजट का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रकार भी बजट के याद रखने हैं, और अच्छा कौन सा होता है और घटिया कौन सा होता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है आय व्यय का अनुमान, यानी कि ये आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है बेड ग्रैंडिल का या फ्रैक्चर बोर्ड का या उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है दोनों का, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। सैया घाम में किसका प्रयोग होता है, गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का, रिंग कुशन का या बर्फ की थैली का। तो सैया घाम में जो प्रयोग होता है रिंग कुशन का होता है। ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, या फिर सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो ब्रेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, लोग एक दूसरे को छू सके, इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखें, अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में या बरामदे में। तो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अलग कमरे में रखें, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। ट्रा शीट का अर्थ है रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, या रबर या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रा शीट का जो अर्थ होता है रबर या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, या किसी का भी नहीं। तो परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की मरम्मत, समस्त जानकारी चिकित्सा को देना, उपयुक्त सभी। तो गृहचारिका के जो कार्य होते हैं उपयुक्त सभी होते हैं, डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिचारिका का व्यवहार होना चाहिए कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिचारिका का व्यवहार होना चाहिए कोमल तथा हंसमुख, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है, 1 पट्टी की, 2 पट्टियों की, 3 की या 4 की। ये प्रश्न आपका 2021 टीजीटी होम साइंस से पूछा भी गया है। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राहा रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है नुकीली पट्टियाँ, लंबी पट्टियाँ, गर्म सेक वाली पट्टियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राहा रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं लंबी पट्टियाँ, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए 7 सेमी, 10 सेमी, 6 सेमी या 5 सेमी। तो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए 7 सेमी, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। पट्टी बांधने में रीप गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला जा
नहीं जा सकता है, ये सुंदर दिखाई देती है, चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो पट्टी बांधने में दीप गांठ का जो प्रयोग होता है ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा 80 का। कृमि होने पर देते हैं श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज या धतूरे के बीज। तो कृमि होने पर टमाटर के बीज दिए जाते हैं, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान होती है पुतलियों का सिकुड़ जाना, फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति को चिल्लाना। तो विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान जो होती है पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है, लौंग का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, तिलों का। तो दांत के दर्द में इसको लगाने से, लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोंसिल होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना, चीनी खाना, ये सब घोल कर पीना या लौंग चूसना। तो टोंसिल होने पर नमक के गरारे करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है? सबसे खतरनाक विष होता है आपका मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे या कपड़ों को उतार देंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो सर्वप्रथम हम व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, यानी कि 86 का बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धमनी से रक्त स्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रक्त की का चमकीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धमनी से रक्त स्राव की जो पहचान होती है वो होती है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। ए आंसर इज राइट। नाक से रक्तस्राव होने पर घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुंघा देनी चाहिए, जूता सुंघाना चाहिए। तो नाक से रक्तस्राव होने पर व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। बी आंसर इज राइट। प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए: उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला या धैर्यहीन, इनमें से नहीं। तो प्राथमिक चिकित्सक में जो गुण होने चाहिए: उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। ये आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। खपच्चों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए या फिर रोगी को सीधा रखने के लिए। खपच्चों का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। कहीं पर आकस्मिक घटना हो जाती है तो वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तत्काल। यहाँ पर आपका सी आंसर इज राइट हो जाएगा। यकृत का मुख्य कार्य होता है, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त संग्रह करना, पित्त बनाना, अग्नाशय स्राव बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो यकृत का मुख्य कार्य होता है पित्त बनाना, और ये एक दिन में कितना पित्त तैयार करता है? 40 ओस पित्त तैयार करता है। ठीक है। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, कहाँ पर जाता है? आमाशय में, ग्रहणी में, क्षुधांत्र में या बड़ी आंत में। तो ग्रसनी के बाद जो आपका भोजन जाता है वो जाता है आपका आमाशय में। ठीक है, ग्रसनी के बाद भोजन आपका आमाशय में जाता है। आंसर इज राइट हो जाएगा। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ पर होता है तो छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात करेंगे तो मुख गुहा से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 95 यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? तो यकृत अतिरिक्त शर्करा को यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना क्या कहलाती है? ग्लाइकोजीनेसिस कहलाती है यह प्रक्रिया। ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन का विघटन होकर ग्लूकोज का निर्माण होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोजीनेलाइसिस कहलाती है। ठीक है। ये जो आपका मंड है, तो मंड क्या है? ये भोजन के मंड को टाइलिन जो होता है आपका, जो आपका
लार रस में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम्स। ये भोजन के मंड को माल्टोज में बदल देता है। सेल्यूलोज क्या होता है? जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को। जठर रस आपका केवल प्रोटीन को पचाता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम्स पचाता है? तो प्रोटीन को पेप्सिन जो होता है वो पेप्टोन में बदल देता है, और पेप्सिन ही आपका प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है, वसा को लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम्स का नाम क्या है? आ गया ना, अभी मैंने आपको बताया था। स्टार्च को शर्करा में जो बदलता है वो है आपका टाइलिन। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे पेप्सिन नामक एंजाइम्स कहाँ पर पाया जाता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है आपका जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? जठर रस में। अब जठर रस कहाँ कहाँ पर होता है? अमाशय में। अमाशय में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं? 3, लात, लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन। ठीक है, लात से आपको याद रखना है, अमाशय में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लाइपेज वसा का और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, पित्रस की बात करें तो पित्रस का कौन बनाता है? यकृत बनाता है। एक दिन में कितना बनाता है? 40 ओस बनाता है। लार क्या है? लार आपकी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लार में एंजाइम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसकी 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन्स निकलता है जो कि आपके रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, और बीटा कोशिका से आपका इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो आपके रक्त में शर्करा को कंट्रोल नियंत्रित करके रखता है, और गामा से आपका स्टोमेटोस्टिन हार्मोन्स निकलता है जो कि जिसकी कमी से व्यक्ति में बौनापन रह जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय से भी आपके 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा से। तीनों के तीनों मैंने आपको बता दी हैं, सब कुछ आपको याद रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। इसी रोग को रिकेटस रोग भी कहा जाता है। रतूंधी रोग किससे होता है? विटामिन ई से होता है। एनीमिया आपका फोलिक एसिड से होता है, और बेरी रोग आपका विटामिन B1 से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक में, कद्दू में, मूली में या इनमें से किसी में नहीं? तो विटामिन ए सर्वाधिक जो पाया जाता है आपका पालक में पाया जाता है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है, तो प्रजनन शक्तियाँ किस विटामिन की कमी से कमज़ोर रह जाती हैं? विटामिन ई की कमी से। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। और ये जो विटामिन ई है ये सर्वप्रथम कहाँ पर पाया गया था? तो ये गेहूं के भ्रूण के में पाया गया था। ठीक है, यानी कि गेहूं के बीज में जो आपकी एंडोस्पर्म पार्ट होता है गेहूं के दाने में, उसमें ये पाया गया था। बीज का जो पार्ट होता है उसके तेल में विटामिन ई। ठीक है, 1936 में ई वॉरेनशिप ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 102 पर। यहीं पर मैं आपको बता दूं गेहूं के बारे में भी आपसे ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यूपी टीजीटी के लिए। तो गेहूं का जो अनाज है आपका, अनाज ये किस शब्द से लिया गया है? तो ये आपका यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से लिया गया है, जिसमें यूनानी जो लोग हैं वो एक सीरीज को मतलब देवी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, और अनाज के कितने पार्ट होते हैं? तो गेहूं के आपके 3 पार्ट होते हैं, एक भूसी जिसको ब्रेन बोलते हैं, एक आपका होता है भ्रूणपोष जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, और एक आपका होता है
जनन कोशिका या भ्रूण, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूटेन प्रोटीन किस पार्ट में पाया जाता है, तो ग्लूटेन प्रोटीन आपका भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में पाया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च के कण किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो ये भी आपके भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एलन रोए जो परत है वो किस पार्ट में पाई जाती है, तो ये भी आपके भूसी यानी कि ब्रेन में पाई जाती है एलन रोए परत जो होती है आपकी, ठीक है। और बाकी आपको याद रखना है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03 होती है। और सर्वाधिक वायु में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन होती है 78%। और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और सल्फर की मात्रा 3% होती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। और वायु में कितनी गैसें पाई जाती हैं, वायु में 6 गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है शरीर में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो शरीर में आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है जो 65% पाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं: परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल और आपका उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर सिर्फ प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल का कार्य होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, जिले में या कस्बे में। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा होती है वो आपकी प्रत्येक जिले में होती है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, या राष्ट्रीय विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये रेड क्रॉस दिवस जो है आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है रोगियों, घायलों, युद्ध बंदियों की देखभाल करना। यानी कि जो युद्धों में जो व्यक्ति घायल हो जाते थे उन्हें तुरंत उपचार की व्यवस्था ये रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, ठीक है। तुरंत उनको उपचार दिया जाता है, तुरंत उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, उनकी देखभाल की जाती है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। और इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी पहचान जो होती है संस्था की, रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था की पहचान सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस चिन्ह लगा रहता है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि सफ़ेद पट्टी पर लाल क्रॉस रंग का चिन्ह किस शाखा के लिए लगा रहता है या किस शाखा का प्रतीक है, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रतीक माना गया है, ठीक है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को, ठीक है। और इस वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो ये है आपकी 186। यानी कि वर्तमान में रेड क्रॉस शाखा के जो सदस्य देश हैं 186 हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको प्रदान कर दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन आपका 1951 में हुआ था। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दहेज प्रथा की स्थापना कब की गई थी, तो मतलब दहेज प्रथा को समाप्त करने की स्थापना 1961 में। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व जन स्वास्थ्य का, ए आंसर राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, ये आंसर राइट हो जाएगा। धूम्रपान से किस रोग के बनने की संभावना होती है, अतिसार की, कैंसर की, बुखार की, टिटनेस की, तो धूम्रपान से कैंसर के बनने की संभावना होती है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो शरीर के रक्त को जो शुद्ध करती है आपकी ऑक्सीजन करती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि शरीर में
ये कितनी कितनी गैसें पाई जाती हैं, तो ऑक्सीजन आपकी 62% पाई जाती है, हाइड्रोजन आपकी 18.5% और नाइट्रोजन जो आपका पाया जाता है शरीर में आपकी हाइड्रोजन जो पाई जाती है 9.5% पाई जाती है और नाइट्रोजन आपकी 3.2% पाई जाती है और ऑक्सीजन मैंने बता ही दिया है 65% और कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है 1%, कैल्शियम पाया जाता है 1%। यानी कि आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है शरीर में, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, 6 गैसें आपके शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है डिप्थीरिया, रिकेटस, हैजा या तपेदिक। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है आपका हैजा। हैजा जीवाणु से फैलता है या विषाणु से, तो हैजा आपका जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र में आँखों में आपकी हो जाती है मोतियाबिंद। ये आंसर इज राइट हो जाएगा 112 का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है आलसी व स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा 113 का। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष बचत भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका बचत कहते हैं, यानी कि आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं आपकी आय से और जो शेष भाग बचता है तो उसको बचत कहा जाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ या नम्रता। तो गृहिणी परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में सूझबूझ का होना बहुत जरूरी है क्योंकि सूझबूझ के अनुसार ही गृहिणी अपने परिवार को पाल सकती है। 115 का सी आंसर इज राइट हो जाएगा। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए आपका अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है बचत। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह संरचनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर जिटका, निकल एवं डॉर्सी का, एस्थर का या कोपेन का? तो ये है आपका निकल एवं डॉर्सी का। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का, प्राथमिक चिकित्सा का या बच्चों के रोगी का? तो कुशल गृहिणी के लिए जो जरूरी है समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार या परिवार की आय। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है परिवार योजनाबद्ध होकर कार्य करना। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। और ये मेरे को बताइए, गृह प्रबंध का सबसे पहला जो तत्व है वह कौन सा है? तो वह है आपका योजना यानी कि प्लानिंग। ठीक है, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक होता है ग्लूटन, लेशिथीन, ट्रिप्सिन या कैफीन। तो यहाँ पर इमल्सी कारक की बात कर रहा है 121 में, तो लेशिथीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूध का आइसोलैक्ट्रिक बिंदु है। दूध का आइसोलैक्ट्रिक बिंदु जो है आपका 4.6 है। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है मेगलाब्लास्टिक, पर्नीशियस, माइक्रोसाइटिक या सिकल सेल। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता आपकी पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। ये जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ये फोलिक एसिड की कमी से होता है यानी कि विटामिन B9 की कमी से। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और ये जो आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये होता है आपका विटामिन B6 यानी कि पायरिडोक्सिन की कमी से। ठीक है, और ये जो मेगलोब्लास्टिक है फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 जिसको विटामिन G भी कहा जाता है। प्रश्न है, एक भारतीय महिला की RDA 2010 के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है। तो प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है 21 मिलीग्राम। ठीक है,
अब 2010 का आरडीए आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2024 का आरडीए आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 21 मीग्रा की जगह 24 मीग्रा कर लीजिएगा आप। कैरोटीन के अवशोषण के लिए भोजन में निम्न पोषक तत्व आवश्यक हैं: वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी। तो कैरोटीन के अवशोषण के लिए भोजन में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कैरोटीन क्या है? कैरोटीन आपका पीले पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए जो है हमारे शरीर में, हम जब विटामिन ए नहीं मिलता, ये जो कैरोटीनोइड्स होता है ये हमारे शरीर में जाकर के विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो कैरोटीन के अवशोषण के लिए जो आवश्यक होता है पोषक तत्व वो आपका वसा होता है। 125 का ए आंसर इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।